जय हिंद साथियों। तो आज देखते हैं हम फिर से, जैसा कि हम देखते हैं मध्य प्रदेश पढ़ते थे तो नदियों को पढ़ते थे, हमने राज्य को पढ़ा, पठारों को पढ़ा, सब प्रकार से हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं नदियों को, प्रत्येक नदी को देखते हैं कि किस नदी की कितनी लंबाई है। तो हम पढ़ रहे थे अभी नर्मदा नदी को, तो नर्मदा नदी को पढ़ रहे थे हमने, कितनों जिलों से होकर के बहती है, किस ओर बहती है। तो हमने मैप के माध्यम से उसको भी देखा कि कहाँ से इसका उद्गम हुआ है, क्या इसकी लंबाई है, प्रत्येक को चीज को देखा है। इसके आगे अब देखते हैं नर्मदा पर कितने घाट बने हुए हैं, क्या घाट बने हुए हैं और किस किस स्थान पर बने हुए हैं। तो सभी घाटों को देखते हैं, एक एक घाट देखते हैं। इसके आगे उसका विशेष देखेंगे। इसके आगे देखेंगे एक और नदी जो कि खंबात की खाड़ी में कुल 3 नदियां गिरती हैं। तो पहली हो जाएगी नर्मदा, दूसरी हो जाएगी माही, तीसरी हो जाएगी ताप्ती। तो हम या तो ताप्ती पढ़ेंगे या माही पढ़ेंगे, दो में से एक कोई पढ़ेंगे। तो सभी पहले जितनी नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती हैं उन सभी नदियों को देखते हैं। इसके सर्वप्रथम मैंने डाली है नर्मदा नदी, जैसा कि आप थंबनेल पे देख चुके होंगे। इसके आगे देखते हैं हम, तो यहाँ के घाट देखते हैं। नर्मदा पर घाट कौन कौन से? नर्मदा नदी पर घाट, नर्मदा नदी पर घाट देखते हैं। घाट कौन कौन से घाट है और कहाँ पे स्थित है? तो सर्वप्रथम जो पहला घाट होगा वो होगा गौरी घाट। कौन सा? गौरी घाट। कौन सा घाट होगा? तो गौरी घाट। इस घाट पर जो गौरी घाट है ये कहाँ पे है? तो जबलपुर में, अभी जबलपुर जिले में। तो ये पूछा था कि गौरी घाट किस जिले में है, मध्य प्रदेश के किस जिले में है, अर्थात किस नदी पर। या तो ये पूछेगा कि गौरी घाट किस नदी पर है, या ये पूछेगा कि गौरी घाट किस जिले में है। तो गौरी घाट कहाँ पे है? जबलपुर जिले में है। तो इस गौरी घाट पर कब? 24 फरवरी 2020 को, 24 फरवरी इस गौरी घाट पर 24 फरवरी 2020 को गौ कुंभ का आयोजन किया गया था। तो हमने देखा है गौरी घाट पर 2020 में, कब? तो 2020 में, तो 24 फरवरी 2020 को गौ कुंभ का आयोजन किया गया है। इसके आगे देखते हैं दूसरा, पहला देखा है गौरी घाट, इसके आगे देखते हैं हम सेठानी घाट। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? सेठानी घाट, जो कि होशंगाबाद जिले, अर्थात जिसका वर्तमान में क्या नाम है? तो नर्मदापुरम घाट। तो होशंगाबाद जिले में, अर्थात नर्मदापुरम जिले में ये कहाँ पे है? तो सेठानी घाट कहाँ पे है? होशंगाबाद में। इसके आगे देखते हैं थर्ड बरमान घाट। कौन सा? तो बरमान घाट होगा, जो कि कहाँ पे है? तो नरसिंहपुर में। कहाँ पे है? नरसिंहपुर में है। तो सबसे पहले सेठानी घाट जो कि होशंगाबाद जिले में है, बरमान घाट जो कि नरसिंहपुर जिले में है। इसी बरमान घाट पर मकर संक्रांति के दिन 13 दिवसीय बरमान मेले का आयोजन किया जाता है। तो यदि पूछा उसने कि बरमान मेला कहाँ पे लगता है, तो नरसिंहपुर जिले में। कहाँ, किस नदी पर लगता है? तो नर्मदा नदी पर। तो बरमान मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो नरसिंहपुर जिले में किया जाता है। इसके आगे और देखते हैं, यदि इसका इतना स्क्रीनशॉट लाना हो तो ले सकते हैं। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं महेश्वर घाट। अगला घाट देखते हैं, तो महेश्वर घाट जो कि कहाँ पे है? खरगोन जिले में। खरगोन जिला में स्थित है, जिला नहीं लिखना है, सॉरी, खरगोन जिले में स्थित है। तो बरमान घाट कहाँ पे है? तो खरगोन जिले में। इसकी विशेष क्या है?
खरगोन जिले में स्थित है। जो बरमान घाट है इसका निर्माण किसने करवाया था? देवी अहिल्याबाई ने। देवी अहिल्याबाई ने इसका क्या करवाया था? अहिल्याबाई जी के द्वारा किसका निर्माण कराया गया था? तो महेश्वर घाट का। यदि उसने पूछा महेश्वर घाट का निर्माण किसने करवाया था? तो देवी अहिल्याबाई ने। महेश्वर घाट किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। महेश्वर घाट किस कहाँ पे है? तो खरगोन जिले में। तो किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से घुमा फिरा करके कितना भी घुमाए वो हमें घूमना नहीं है। चल आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि नर्मदा पुत्र किसे कहते हैं? नर्मदा पुत्र किसे कहते हैं? नर्मदा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? जबलपुर का एक व्यक्ति है, जबलपुर का एक व्यक्ति नर्मदा पुत्र, नर्मदा पुत्र, नर्मदा पुत्र, जिनका नाम होगा अमृतलाल बेगड़। अमृतलाल बेगड़, बेघर नहीं बेगड़, बेगड़ कि आप लोग बेघर लिख दो हैं। तो अमृतलाल बेगड़, बेगड़ है बेघर नहीं है। तो अमृतलाल बेगड़, जिनका नर्मदा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमृतलाल बेगड़ को जाना जाता है। इसके बाद जो नर्मदा पुत्र के नाम से जाना जाता है, क्यों नाम से जाना जाता है भाई? कोई भी XYZ व्यक्ति को भी तो जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अमृतलाल बेगड़ ने नर्मदा की परिक्रमा कितनी बार की है? तो 2 बार की है। इसी कारण से इन्हें क्या कहते हैं? नर्मदा पुत्र के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने सन 1977 में जब इनकी एज कितनी थी? तो ओनली मात्र 50 वर्ष के थे। पहली बार जो फर्स्ट बार इन्होंने नर्मदा की परिक्रमा की थी तब 1977 में, जब उनकी एज कितनी थी? तो 50 वर्ष। जब सेकंड बार इन्होंने जो नर्मदा की परिक्रमा की थी कब की थी? तो 2002 में की थी। तब उनकी एज कितनी थी? 75 वर्ष के थे। अमृतलाल बेगड़ के द्वारा, यदि उसने कहा अमृतलाल बेगड़ के द्वारा जब फर्स्ट टाइम नर्मदा का जो परिक्रमा किया था वो कब किया था? तो 1977 में। अमृतलाल बेगड़ को नर्मदा पुत्र के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने नर्मदा नदी का 2 बार क्या किया था? परिक्रमा किया था। तो नर्मदा नदी ये है, तो इनका परिक्रमा उन्होंने कितनी बार किया था? तो 2 बार किया था। इस कारण से इन्हें नर्मदा पुत्र के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट टाइम 1977 में सॉरी, तो जब इनकी उम्र कितनी थी? तो 50 वर्ष। दूसरी बार 2002 में, तब उम्र कितनी थी? तो 75 वर्ष के थे। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं नर्मदा नदी कितने राज्यों से होकर के बहती है? तो सर्वप्रथम मध्य प्रदेश, इसके बाद में कहाँ जाएगी? तो महाराष्ट्र, इसके आगे और गुजरात 3 राज्यों से होकर के बहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नर्मदा नदी पर गुजरात में, कहाँ पे? तो गुजरात में, नर्मदा नदी पर ही गुजरात में सरदार वल्लभ भाई की, गुजरात स्थित साधु बेट द्वीप पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो गुजरात स्थित साधु बेट द्वीप पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है? उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, ऊंचाई क्या है। तो इसके बारे में मैं तो बता ही रहा हूँ। तो उसकी ऊंचाई क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जैसे किस नाम से जाना जाता है? स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात स्थित साधु बेट द्वीप पर क्या है? प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो कब किया गया है? तो देखते हैं कब किया गया है।
अक्टूबर 2018 कब किया गया था? तो 31 अक्टूबर 2018 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का गुजरात स्थित साधु बेट द्वीप पर क्या किया गया था? अनावरण किया गया था। यदि इनकी ऊंचाई की बात की जाए, ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई कितनी होगी? तो 182 मीटर। यदि कहा जाए इसके जो वास्तुकार होंगे, वास्तुकार कौन से होंगे? तो राम सुतार इसके वास्तुकार हैं। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा का अनावरण किया है, तो इसके वास्तुकार कौन थे? तो सरदार राम सुतार थे। ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर है। यदि कहा जाए कि इसका अनावरण कब किया गया था? तो 13 अक्टूबर 2018 को किया गया था। इसके आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब ये डाटा क्लियर नहीं है, 182 है कि 172 है, इसको मैं थोड़ी देर में कंफर्म करता हूं क्योंकि इसमें ठीक नहीं लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। हाँ, नर्मदा नदी का जो नामोदोष नाम है, इसके अन्य नाम उपनाम देखते हैं। उपनाम देखते हैं, इसके उपनाम कौन कौन से हैं? तो जो नामोदोष है, नामोदास तो इसका एक नाम है, जो कि किसने दिया था? तो टोलमी के द्वारा दिया गया था। टोलमी ने नामोदास नाम किसने दिया था? तो टोलमी ने दिया था। इसके आगे देखते हैं। रेवा संकरी तथा मैकल सुता क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मैकाल पर्वत श्रेणी से निकली हुई है, अमरकंटक से निकली है। तो वहां पर कौन सी श्रेणी है? तो मैकाल पर्वत श्रेणी है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मैकाल सुता, अर्थात मैकाल पर्वत श्रेणी से निकली हुई है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मैकाल सुता कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे नर्मदा नदी में ही अभी मध्य प्रदेश की राजकीय मछली जो है, जिसका नाम क्या है? टोरप्यूटिटोरा। क्या है नाम? तो मछली, राजकीय मछली कौन सी है? तो राजकीय मछली जिसका नाम है टोरप्यूटिटोरा, अर्थात जिसे हम क्या कह सकते हैं? टोरप्यूटिटोरा, जो कि कहाँ पे है? तो इसी नर्मदा नदी में पाई जाती है। इसी नर्मदा नदी में कौन सी मछली पाई जाती है? तो टोरप्यूटिटोरा, अर्थात महाशीर मछली पाई जाती है। इसके आगे अगला पॉइंट देखते हैं हम। आगे देखते हैं। इसमें इतना ही था, इसके आगे और देखते हैं। हाँ, एक विशेष पॉइंट है, नर्मदा नदी का एक विशेष पॉइंट रह गया है, उसको लिखिए कि जो नर्मदा नदी है यह क्या बनाती है? तो मार्बल गॉर्ज 3 प्रकार की गॉर्ज बनाती है। मार्बल गॉर्ज, मानधाता गॉर्ज। इसके आगे एक और बनाती है, कौन सा? मुकरता गॉर्ज का निर्माण करती है। सभी लोग लाइक कर दीजिए, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। और देखिए आप पसीना कितना आ रहा है। देखते हैं। मार्बल गॉर्ज, मानधाता गॉर्ज, इसके बाद में मार्बल गॉर्ज, मानधाता गॉर्ज, मुकरता गॉर्ज, इस प्रकार के गॉर्ज का निर्माण करती है। टोरप्यूटिटोरा अर्थात महाशीर मछली कहाँ पे पाई जाती है? तो नर्मदा नदी में पाई जाती है। इसके आगे जो मैंने बताई थी, एक और नदी है जो कि कौन सी है? तो
माही नदी को देखते हैं। माही नदी कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। इसका उद्गम स्थल को देखते हैं, इसका समापन में अर्थात मोहाना देखते हैं। तो मोहाना कहाँ पे है? तो सर्वप्रथम देखते हैं हम उद्गम स्थल। उद्गम, माही नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो मिंडा गांव। मिंडा गांव कौन सा गांव है? मिंडा गांव। यदि मिंडा गांव की बात करने जाएंगे तो मिंडा गांव कहाँ पे है? तो सरदारपुर तहसील कौन सी, गांव कौन सा होगा? भिंडा गांव नहीं, मिंडा गांव है। मिंडा गांव सरदारपुर तहसील। मिंडा गांव हो जाएगा, सरदारपुर तहसील। जिला कौन सा होगा? तो धार जिले से हुआ है। नदी कौन सी होगी? तो माही नदी। माही नदी, हमने नदी बदल दी है। नदी कौन सी है? माही नदी, जिसका उद्गम मिंडा गांव सरदारपुर से, सरदारपुर तहसील हो जाएगी। जिला कौन सा होगा? तो धार हो जाएगा। इसके बाद में इसका मुहाना कहाँ पे होगा? मुहाना कहाँ पे है? इसका मुहाना खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। यह कितने राज्यों से बहती है? राज्यों से बहती है। तो राज्यों से कितने से बहती है? तो राज्यों से सर्वप्रथम तो मध्य प्रदेश, यदि उद्गम इसका मध्य प्रदेश से हुआ है तो सर्वप्रथम मध्य प्रदेश। इसके बाद में जाती है राजस्थान। राजस्थान के बाद कहाँ पे जाती है? तो गुजरात। गुजरात में यह कहाँ पे मिल जाती है? तो खंभात खाड़ी। खंभात की खाड़ी में इसका क्या हो जाता है? समापन समुद्र में मिल जाती है। इसके आगे देखते हैं इसकी लंबाई क्या है। तो लंबाई हो जाएगी 583 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? तो 583 किलोमीटर। इसके बाद में सहायक नदियां देखते हैं हम, इसकी सहायक नदियां। यहाँ पर 583 था, इसका यदि स्क्रीनशॉट ना लेना हो तो ले सकते हैं। आगे देखते हैं सहायक नदियां देखते हैं। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सर्वप्रथम देखते हैं सहायक नदियों में एरावी की आगे देखते हैं हम जाखम, सोम के आगे मोरैन के आगे अनास नदी आदि। ये नदियां क्या है? इसकी सहायक नदियां आदि, जो कि सहायक नदियां हैं। तो सब एरावी, जाखम, सोम, मोरैन, अनास आदि ये क्या है? उसकी सहायक नदियां। किसकी? तो माही नदी की। अब यदि इसकी बात करने जाएंगे सहायक, या इसकी लंबाई तो देख चुके हैं, इसको देखते हैं हम थोड़ा सा हल्का सा मैप बनाते हैं। इस प्रकार से मैप बना है। यहां से क्या हुआ है? इसका उद्गम धार जिले से। तो धार से कहां जाएगी? यह राजस्थान की ओर गई। इस प्रकार से यह कहां पर गिर गई, पहुंची है? तो खंभात की खाड़ी में पहुंची है। तो ये क्या है? धार जिला। धार जिला के कहां से? तो मिंडा गांव से। मिंडा गांव सरदारपुर तहसील से, जिला धार हो जाएगा। यहां से यह कहां गई? राजस्थान। तो यहां से देखते हैं, यहाँ से एक रेखा निकली है जिसका नाम सुना होगा आपने, कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, जो कि कर्क रेखा, यदि आपने नाम सुना होगा कि मध्य प्रदेश की माही नदी। तो ये कौन सी नदी है? माही नदी। मध्य प्रदेश की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो देखो, पहले यदि यहाँ से जाएगी तो यहाँ से इसने क्या किया? कर्क रेखा को डिवाइड किया। यदि यहाँ से गई वो तो यहाँ से होते हुए यहाँ पे क्या किया? इसने कर्क रेखा को काटा। यहाँ पे देखते हैं एरावी नदी कहाँ पे? एरावी नदी। इसके बाद में देखते हैं जाखम नदी। ये जाखम हो जाएगी, ये हो जाएगी सोम नदी। तो ये कौन सी नदी है?
सोम नदी। ये कौन सी है? जाखम, जाखम नदी। जाखम नदी तथा सोम नदी दोनों आकर के एक स्थान पर मिलती हैं। यहाँ से कौन चली है? तो माही नदी चली है। यहाँ से जाखम नदी, यहाँ से सोम नदी। यदि जब तीनों नदियां आपस में एक जगह मिलेंगी तो वहां पे होगा क्या? मिलन। मिलन होगा तो उसे कहेंगे संगम। जब संगम होगा तो इसे किस नाम से जाना जाता है? इस संगम को तो बेणेश्वर संगम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बेणेश्वर संगम। कौन सा संगम होगा? तो बेणेश्वर संगम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कौन सा संगम बना? तो बेणेश्वर संगम। इसके बाद में सोम नदी हो गई है अपनी। हाँ, इसके बाद में मोरैन नदी यहाँ पे होगी, मोरैन। इसके बाद में अनास नदी यहाँ पे होगी, अनास नदी यहाँ पे होगी, अनास। और मोरैन यहाँ से, मोरैन नदी यहाँ से इसमें मिल जाती है। यहाँ से जाकर के यह खंभात की खाड़ी में जुड़ जाती है। तो इसके बाद में इसको हम समझते हैं। मैप से हमने देखा है, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं लिख चुका हूँ। अब इसके बाद में देखते हैं यहाँ की परियोजना कौन कौन सी परियोजना चलती है। तो माही नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं चलती हैं? तो यदि लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं कि माही, जाखम तथा सोम तीनों नदियों के संगम को बेणेश्वर संगम के नाम से जाना जाता है। किस संगम के नाम से जाना जाता है? तो बेणेश्वर संगम के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं आगे चलकर विशेष क्या है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बिल्कुल, जो कि हमने देखा है, अभी मैप के माध्यम से देखा है कि माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? तो 2 बार काटती है। बेणेश्वर त्रिवेणी संगम किन किन नदियों के? तो माही नदी, सोम नदी तथा जाखम नदी के संगम पर क्या है? तो बेणेश्वर संगम है। इसके आगे हम कल देखेंगे। जो माही नदी थी हम उसको बड़ी ही आसानी पूर्वक से देख चुके हैं, इसके आगे कल देखेंगे। तो जय हिंद साथियों।